दो भाई मिलकर क्या काम नहीं कर सकते। वो ऐसा काम कर सकते हैं जो हजारों साल बीत जाने के बाद भी पूरी दुनिया याद रखे। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम मुकेश कुमार है। आज हम ऐसे ही दो भाइयों के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपनी मेहनत से एक पूरा साम्राज्य बना दिया। और साम्राज्य कोई ऐसा वैसा नहीं, आज हजारों साल बाद भी उसको हम याद करते हैं और पढ़ते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर सिर्फ एक साम्राज्य नहीं है, इसमें दो भाइयों की मेहनत झलकती है। वो कौन थे दो भाई जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ इस साम्राज्य को बनाया था? आज इस वीडियो में हम वो सब जानेंगे जो आपने कभी नहीं सुना होगा। विजयनगर शहर की बात करें तो जिसका मतलब होता है विजय का शहर। एक ऐसा शहर, एक ऐसा साम्राज्य था जिसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में दो भाइयों द्वारा किया गया था। उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर लगभग पूरे दक्षिण तक फैला ये साम्राज्य। आज हमें इसकी झलकियां देखने को नहीं मिलता, लेकिन प्राचीन काल में इसका बहुत नाम है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जो जितना चमकता है वो लोगों को अपनी तरफ उतना ही आकर्षित करता है। विजयनगर के साथ भी यही हुआ। 1556 में इस पर आक्रमण हुआ और इसे लूट लिया गया। और इसके बाद धीरे धीरे यह साम्राज्य उजड़ गया और समय के साथ साथ विजयनगर धूल में मिल गया और लोग भी धीरे धीरे इसे भूलने लगे। पर कुछ लोगों की याद में आज भी यह बसा हुआ था, जिसे वो हम्पी के नाम से जानते थे। अब हम्पी क्या है, इसकी खोज कैसे हुई? हम्पी की जानकारी पुरातत्वविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाया गया। मैकेंजी ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे। जैसे हम जानते हैं कि विजयनगर को लोग भूल गए थे, लेकिन कुछ लोगों के मन में हम्पी के नाम से अभी भी कुछ चित्र और कुछ जानकारी सुरक्षित थी। तो मैकेंजी ने विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के पुरोहितों के द्वारा उनकी यादों का छाया चित्र बनाकर उन्होंने इसकी जानकारी प्राप्त की। इन्होंने हम्पी स्थान का रिसर्च मैप तैयार किया। इसके बाद अभिलेखकर्ताओं ने कई दर्जन अभिलेखों को यहाँ से बरामद किया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 में किया गया था। साम्राज्य में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले तथा अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग रहते थे। साम्राज्य के कई भागों में कई शक्तिशाली राज्यों का विकास भी हुआ, जैसे कि तमिल में चोल और कर्नाटक में होयसालों। इस क्षेत्र के शासक वर्ग ने विशाल मंदिरों का भी निर्माण करवाया तथा उनको संरक्षण प्रदान किया। दोस्तों, हम सब ने राय साहब, नायक जी तथा सुल्तान जैसे शब्दों को सुना होगा। आइए जानते हैं कि इन शब्दों का प्रयोग कब से शुरू हुआ और किसके लिए प्रयोग किया जाता था। विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहा करते थे और यहीं से शुरू होता है राय साहब की कहानी। आपने राय साहब से संबंधित कई नामों को सुना होगा। शासक और व्यापारी की बात करें, विजयनगर सभी संसाधनों से समृद्ध था। वह अपने मसालों, वस्त्रों और रत्नों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता था। यहाँ की जनता व्यापारियों से महंगे विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी और उस समय तक युद्ध घुड़सवारों द्वारा लड़ा जाता था, जिसके लिए अरब और मध्य एशिया के घोड़ों को खरीदा जाता था। बढ़ते व्यापार व्यवस्था को देखकर पुर्तगाल भी भारत आए और उन्होंने भी यहाँ पर अपने व्यापार का पांव जमाने की कोशिश की। पुर्तगालों के आने से युद्ध का दिशा ही बदल दिया। ऐसा क्या हुआ कि पुर्तगाल आए और युद्ध की पूरी दिशा बदल गई? तो इससे पहले युद्ध तीर, तलवार और भालों से लड़ा जाता था, परंतु पुर्तगालों ने नए हथियार के रूप में बंदूकों से परिचय कराया। और जैसे ही बंदूकों का परिचय हुआ, युद्ध में तीर, तलवार, भाले धरे के धरे रह गए और बंदूक वाले राजा अपने आप को शक्तिशाली मानने लगे और वो हर लड़ाई में विजय हासिल करने लगे। कृष्णदेव राय। राजनीतिक सत्ता का लालच किसको नहीं होता दोस्तों। हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ पे अनेक लोग चाहते हैं कि राजनीतिक सत्ता में हमारी दावेदारी हो। ऐसे ही प्राचीन काल में भी राजनीतिक सत्ता के दावेदारी में शासन करने वाले वंश तथा उनके सदस्य
और सैनिक कमांडर भी शामिल थे। कृष्णदेव राय उनमें से एक थे। वो तुलुक वंश से संबंधित थे। ये अपने चरित्र और राज्य के विस्तार के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी, फिर भी इनके राज्य में शांति और समृद्धि बनी रही। इन्होंने कई बेहतरीन मंदिरों का निर्माण कराया तथा भव्य मंदिर की रचनाएं भी कराई। इन्होंने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना कराई। विजयनगर कृष्णदेव राय के शासनकाल में सबसे विस्तृत हुआ, सबसे ज्यादा फला फूला। दोस्तों, हर व्यक्ति को एक ना एक दिन मरना पड़ता है। उसके बाद उसकी सारी धन संपत्ति उनके बच्चों के हाथ में चली जाती है, जिसको बचा कर रखना या उसको अच्छे तरह से उपयोग करना उनके बच्चों के हाथ में होता है। कृष्णदेव राय के साथ भी यही हुआ। उनकी मृत्यु के बाद राज्य उनके वंशजों के हाथ में चली गई, लेकिन राज उस तरह से फल फूल नहीं सका जिस तरह से उनके राज्य में फलता फूलता था। उनकी मृत्यु के बाद राज्य में तनाव बढ़ने लगा। उनके उत्तराधिकारियों को विरोध का सामना करना पड़ा तथा अन्य सेनाओं ने विजयनगर पर हमला कर दिया तथा विजयनगर को लूट लिया। और कुछ ही वर्षों में विजयनगर, जो इतना समृद्ध शहर हुआ करता था, वो उजड़ गया। साम्राज्य में सेना प्रमुख हुआ करता था, जो कि शक्ति का प्रयोग करता था। इसका काम किलों पर नियंत्रण करना था, जिसके वजह से आमतौर पर वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण किया करता था। इन प्रमुखों को नायक कहा जाता था और यह आमतौर पर तेलुगु और कन्नड़ भाषाएं बोलते थे। अमरनायक प्रणाली यहीं से उत्पन्न होती है। अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। ऐसा प्रतीत होता था कि इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए हैं। जैसे कि अमरनायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजता था, जिससे वह अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राज दरबार में भी उपस्थित हुआ करता था। इसका काम किसानों, शिल्पकारों, व्यापारियों से भू राजस्व यानी कि टैक्स को इकट्ठा करना था, वसूल करना था। कर का कुछ भाग अपने पास रख लेते थे और कुछ भाग मंदिर तथा सिंचाई व्यवस्था में खर्च कराया जाता था। दोस्तों, विजयनगर शहर इतना प्रसिद्ध था कि यहाँ पर विदेशों से भी कई यात्री आए और उन्होंने विजयनगर के बारे में कई अनेक शब्दों में इसका विवरण किया। एक यात्री डोमिंगो पेस यह विजयनगर को देखकर लिखता है कि इस शहर का परिमाप मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि एक स्थान से पूरी तरह से देखा नहीं जा सकता। पर मैं एक पहाड़ पर चढ़ा जहाँ से मैंने एक बड़ा भाग देखा। मैंने इसे पूरी तरह से नहीं देख पाया क्योंकि यह कई पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। वहां से मैंने देखा तो मुझे रोम जितना विशाल प्रतीत हुआ और देखने पे अत्यंत सुंदर। इसमें पेड़ों के कई उपवन हैं, आवासों में बागीचे हैं तथा पानी की कई नालियां जो इससे आती हैं तथा कई स्थानों पर झीलें हैं। राजा के महल के समीप ही खजूरों के पेड़ भी उपस्थित हैं तथा अन्य फल प्रदान करने वाले वृक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं। दोस्तों, विजयनगर का प्रवेश द्वार ही अपने आप में बहुत चकित करने वाला एक महत्वपूर्ण बिंदु है। फारस के शासक द्वारा एक दूत को विजयनगर भेजा गया जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक। वह बताता है कि विजयनगर 7 विशाल दीवारों से ढका हुआ है। पहली, दूसरी और तीसरी दीवार के बीच जुते हुए खेत और बागीचे तथा लोगों के आवास हैं। तीसरी दीवार से भी शहर अधिक दूर पड़ता है। बाकी के अन्य दीवारें शहरों और नगरों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, जिसमें प्रवेश करने के लिए केवल प्रवेश द्वार से ही प्रवेश किया जा सकता है। विजयनगर के स्थान का चयन वहां विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह पहाड़ियां रामायण में उल्लेखित बाली और सुग्रीव के वानर राज्य की रक्षा करती थी। एक अन्य मान्यता के अनुसार
मातृदेवी पंपा देवी ने इस पहाड़ी में विरूपाक्ष, जो राज्य के संरक्षक देवता माने जाते हैं तथा शिव का एक रूप भी माने जाते हैं, उनसे विवाह के लिए तप किया था। और आज भी यह विवाह विरूपाक्ष मंदिर में हर वर्ष धूमधाम से आयोजित किया जाता है। रुकिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको विजयनगर की जानकारी समझ में आई हो। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत सारा धन्यवाद करता हूं। जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जानकारी से संबंधित वीडियोस मिलती रहेगी, जिससे आप अपने जनरल नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप किसी क्लास में पढ़ते हैं तो आपके लिए ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको कोई भी पैसे नहीं देना दोस्तों। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।